हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी एंड क्लासेस। चलिए आज हम लोग चारगाफ रूल्स को पढ़ते हैं। ये आपकी एनसीईआरटी में बहुत क्लियरली मेंशन नहीं है। उन्होंने इतना ज़्यादा इसको इलेबोरेट नहीं किया, लेकिन हम लोग देखिए इसको एक अलग टॉपिक के उससे पढ़ते हैं तो आपको पिक्चर और ज़्यादा क्लियर होगी। वैसे तो ये आपको क्लियर ही होगा। चारगाफ रूल्स क्या कहते हैं? चारगाफ रूल्स अकॉर्डिंग टू इट, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स बेस पेयर आर इन इक्वल अमाउंट। प्यूरिन्स आप जानते हैं एडिनिन ग्वानिन होते हैं, तो एडिनिन और ग्वानिन का जो कंटेंट है वो पायरिमिडीन्स के बराबर होगा, साइटोसिन और थाइमिन के बराबर होगा इन अ डबल स्ट्रैंड डीएनए मॉलिक्यूल। दैट इज एडिनिन प्लस ग्वानिन, इनका जो अमाउंट होगा, कंटेंट होगा, बराबर होगा, इज इक्वल टू थाइमिन प्लस साइटोसिन। ए प्लस जी इज इक्वल टू सी प्लस टी, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट ए प्लस जी total amount of adenine guanine sum total divided by C plus T would be equal to 1. X by X is equal to 1. X adenine plus guanine, if this accounts for X, then cytosine and thymine would also be equal to X. ठीक है जी। एक तो ये बात आपकी समझ में आई, डबल स्ट्रैंड डीएनए में एडेनिन ग्वानिन का कंटेंट अमाउंट जो है एग्जैक्टली इक्वल है साइटोसिन प्लस थाइमिन के। मोलर अमाउंट ऑफ एडेनिन इज ऑलवेज इक्वल टू द मोलर अमाउंट ऑफ थाइमिन। अब ये जितना है, मानिए एडेनिन 20 है और 30 ग्वानिन है, तो टोटल इन ऑल 50 हो गया। ये इक्वल होगा किसके? साइटोसिन प्लस थाइमिन के। ये ए प्लस जी साइटोसिन प्लस टी, तो टी का अमाउंट बराबर होगा ए के, क्योंकि ए एडेनिन ऑलवेज कम्स अपोजिट टू थाइमिन, एडेनिन ऑलवेज मेक्स हाइड्रोजन बॉन्ड विथ थाइमिन, एंड साइटोसिन ऑलवेज कम्स अपोजिट जी। तो 20 30 इनका भी देखिए कंटेंट 50 हो गया। तो एक तो ये हम कह सकते हैं एडेनिन प्लस ग्वानिन दैट इज सम टोटल ऑफ प्यूरिन्स आर ऑलवेज इक्वल टू द सम टोटल ऑफ पायरिमिडीन। और दूसरी बात हम ये कह सकते हैं एडेनिन इक्विमोलर होगा थाइमिन के और साइटोसिन इक्विमोलर होगा ग्वानिन के। ग्वानिन इज ऑलवेज इक्विमोलर टू साइटोसिन। ठीक है जी, ये दूसरा रूल हो गया। शुगर डीऑक्सीराइबोज एंड फॉस्फेट अकर इन इक्विमोलर प्रोपोर्शन। जितने मॉलिक्यूल इसके उतने ही मॉलिक्यूल इसके इक्विमोलर है। AT बेस पेयर आर रेयरली इक्वल टू CG बेस पेयर। तो ये जो हमारा डबल स्ट्रैंड डीएनए है, इसमें AT ये जो बेस पेयर बन रहा है AT और CG भी बन रहा है GC CG, ये दोनों रेयर ऐसा होगा कि एक दूसरे के इक्वल होंगे, रेयरली इक्वल टू। द रेशियो ऑफ A प्लस T डिवाइडेड बाय C प्लस D इज़ वेरिएबल बट कांस्टेंट फॉर अ स्पीसीज़। किसी स्पीसीज़ के लिए ये रेशियो AT-CG रेशियो कांस्टेंट होता है, लेकिन अलग अलग स्पीसीज़ में वेरिएबल होगा। A प्लस T कंटेंट जो है और डिवाइडेड बाय C प्लस जी कंटेंट, इसका जो रेशियो आएगा, ये रेशियो किसी एक स्पेसिफिक स्पीसीज़ के लिए फिक्स है, लेकिन अलग अलग स्पीसीज़ के लिए वेरिएबल है। एक चीज़ और, प्रोकैरियोटिक सेल में AT-CG रेशियो लेस देन 1 है। प्रोकैरियोटिक सेल में जितनी भी प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में AT-CG रेशियो लेस देन 1 होता है, और यूकैरियोटिक में मोर देन 1 होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए आप, ई कोलाई, एशेरिका कोलाई में 0.93 है ये रेशियो, वेयर एज इट इज़ ऑलवेज लेस देन इन प्रोकैरियोटिक सेल, एंड इन यूकैरियोटिक सेल इट इज़ ऑलवेज मोर देन 1। एग्जाम्पल के तौर पे ह्यूमन बीइंग में 1.55 है, ह्यूमन बीइंग के केस में ये 1.55 है, ई कोलाई के केस में ये 0.93 है। प्रोकैरियोटिक सेल में AT-CG रेशियो ऑलवेज इज लेस देन 1, whereas in case of eukaryotic cell AT-CG ratio is always more than 1. The proposition of double helix structure of DNA for DNA was revolutionary. Soon Francis Crick proposed the central dogma in मोलिकुलर बायोलॉजी। फ्रांसिस क्रिक ने सेंट्रल डोग्मा प्रपोज किया था। ये मेरे अगली वीडियो में उसका मैं जो सब्जेक्ट ले रहा हूँ सेंट्रल डोग्मा ही ले रहा हूँ। तो सेंट्रल डोग्मा को थोड़ा सा इलेबोरेट करूँगा, क्योंकि अपनी बुक में इन्होंने सेंट्रल डोग्मा को भी बहुत एक लाइन बना के छोड़ दिया।
Francis Crick proposed the central dogma in molecular biology which states that genetic information flows from DNA to RNA and RNA to protein। तो फ्रांसिस क्रिक ने सेंट्रल डोगमा प्रपोज किया था। उन्होंने बोला था कि फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन जो होती है यूनिडायरेक्शनल होती है, डीएनए से जाती है वो इन्फॉर्मेशन किस में, आरएनए में, और आरएनए के पास जो इन्फॉर्मेशन आई उसी के अकॉर्डिंगली सिंथेसिस हो गई प्रोटीन की। ये था हमारा चारगाफ के रूल। इन सम वायरसेस द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ इन रिवर्स डायरेक्शन। कुछ वायरसेस ऐसे हैं जिसमें ये फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन रिवर्स डायरेक्शन में हो जाती है। आपको पता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन आरएनए से, सिंथेसिस ऑफ आरएनए ओवर द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन, वेयर एज सिंथेसिस ऑफ डीएनए स्ट्रैंड ओवर द स्ट्रैंड ऑफ आरएनए दैट इज कॉल्ड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो कहीं कहीं आप देखेंगे कुछ वायरसेस ऐसे हैं जिसमें ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन आपको देखने को मिलेगा। आरएनए के स्ट्रैंड से डीएनए सिंथेसिस हो जाएगा फ्रॉम आरएनए टू डीएनए, दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। द एंजाइम इन दिस केस इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में जो एंजाइम रोल प्ले कर रहा है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है। और ये प्रेजेंट होता है रेट्रोवायरस, वो वायरसेस जिनमें ये एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है वो उन वायरसेस में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो सकती है। और ऐसे वायरसेस को जिनमें आपको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की प्रेजेंस देखने को मिलती है उनको हम लोग रेट्रोवायरस कैटेगरी में रखते हैं। HIV जो वायरस है हमारा एक रेट्रोवायरस का ही एग्जाम्पल है। HIV वायरस, इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेशन हो सकता है क्योंकि इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है। सेलियंट फीचर ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के कुछ विशिष्ट लक्षण। इट कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना होता है। वेयर द शुगर एंड फॉस्फेट फॉर्म द बैकबोन, शुगर फॉस्फेट बैकबोन बनाती है और इस बैकबोन से ये शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट और शुगर से लगे हुए नाइट्रोजनस बेस हैं जो अंदर की तरफ होते हैं। Sugar and phosphate form the backbone and the nitrogenous base project inside the helix. The 2 polynucleotide chain have antiparallel polarity, दोनों की एंटीपैरेलल, ये पैरेलल हो गया और ये एंटीपैरेलल हो गया। एंटीपैरेलल पोलैरिटी होती है दोनों स्ट्रैंड की, दैट इज एक स्ट्रैंड की पोलैरिटी 5' एंड टू 3' एंड है तो दूसरे की 3' एंड टू 5' एंड है। ये क्या होता है पता होना चाहिए आपको। ये हमारा राइबोज शुगर है, इससे ये नाइट्रोजनस बेस, और इनकी हम कार्बन एटम की नंबरिंग कर देंगे। ये हमारा 5th कार्बन है, इससे लगा हुआ है फॉस्फेट, ये हमारा एक न्यूक्लियोटाइड तैयार हो गया। तो ये 5' एंड है, ये 3' एंड है, ये है 5' एंड 3' एंड। अब इस तरह से आप देखेंगे कि एक हमारी जो चेन चल रही है, स्ट्रैंड चल रहा है वो ऐसे है, ठीक है। तो अपोजिट वाला इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में पैरेलल इसका, तभी इसको एंटी पैरेलल हम कह रहे हैं। नाइट्रोजनस बेस अंदर, नाइट्रोजनस बेस अंदर और उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, नाइट्रोजनस बेस। ये इसका 5th कार्बन, इससे लगी हुई फॉस्फेट। ये फॉस्फेट अपने से आगे वाले न्यूक्लियोटाइड के 3rd कार्बन से एस्टर बॉन्ड बनाती, तो एक एस्टर बॉन्ड यहाँ, एक एस्टर बॉन्ड यहाँ, तभी ये कहलाता है फास्फोडाइएस्टर। ये फॉस्फेट अपने वाले 5th कार्बन से, अपने वाले न्यूक्लियोटाइड के 5th और अपने वाले अगले न्यूक्लियोटाइड के 3rd कार्बन एटम से एस्टर बॉन्ड बना रहा है, ठीक है जी। ऐसे ही इधर है 5th कार्बन के साथ ये लगा हुआ है फॉस्फेट और ये अपने से आगे वाले से 3rd। ये 5th कार्बन और ये अपने से आगे वाले से 3rd। ये है हमारा एक स्ट्रैंड की पोलैरिटी इधर, एक स्ट्रैंड की पोलैरिटी इधर, ओके। एंटी पैरेलल पोलैरिटी है। चलिए आगे चलें। द बेसिस ऑन द अपोजिट स्ट्रैंड आर कनेक्टेड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो बेसिस हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़े, फॉर्मिंग बेस पेयर्स। एडिनिन ऑलवेज फॉर्म्स 2 हाइड्रोजन बॉन्ड विथ थाइमिन। एडिनिन ऑलवेज फॉर्म्स 2 हाइड्रोजन बॉन्ड विथ थाइमिन from the opposite strand and vice versa. Guanine forms 3 hydrogen bond with cytosine from the opposite strand and vice versa. Therefore, a purine always pairs with the pyrimidine on the other strand. So, purines, adenine always forms hydrogen bond with thymine and guanine always forms hydrogen bond with cytosine. These are the purines, these are the pyrimidines. तो एक तरफ हमारा प्यूरिन होगा तो दूसरी तरफ पाइरिमिडीन होगा, गिविंग राइज टू अ यूनिफॉर्म डिस्टेंस। इससे क्या होगा कि ये जो डायमीटर है या डिस्टेंस है इनका वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है जी।
द टू स्ट्रैंड्स कॉइल इन अ राइट हैंडेड फैशन, ये जो दो स्ट्रैंड है राइट हैंडेड फैशन में एक दूसरे के साथ कॉइलिंग कर रहे हैं. इफ द टू स्ट्रैंड्स कॉइल इन अ राइट हैंडेड फैशन, ईच टर्न ऑफ अ हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर, और ये हेलिक्स का एक टर्न 3.4 नैनोमीटर डिस्टेंस कवर करता है, और एंगस्ट्रॉम में 34 एंगस्ट्रॉम, कंसिस्टिंग ऑफ 10 न्यूक्लियोटाइड, और ये एक टर्न में 10 न्यूक्लियोटाइड हैं. तो 10 न्यूक्लियोटाइड जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं वो 3.4 नैनोमीटर कवर कर रहे हैं. इसका मतलब है एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरा न्यूक्लियोटाइड उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 0.34 नैनोमीटर है. ठीक है जी. एक टर्न जहाँ से चले थे घूम के वहाँ आ जाएं, उस टर्न में 360 डिग्री रोटेट होने में, रोटेट भी हो रहा साथ में ऊपर भी चढ़ रहा, तो ये 3.4 नैनोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लेता है. तो एक हेलिक्स में 3.4 नैनोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, उसके बीच में 10 बेस पेयर्स हैं. तो 10 बेस पेयर्स की लेंथ, अगर डीएनए का स्ट्रैंड 10 बेस पेयर का बना है तो 3.4 नैनोमीटर है. तो एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर की डिस्टेंस कितना हो गया? 0.34 नैनोमीटर हो गया. द हेलिक्स इज स्टेबल बिकॉज ऑफ द बेस पेयरिंग, बेस पेयर्स दैट स्टैक ओवर वन अनदर. ये हेलिक्स एक स्टेबल हेलिक्स बना रहा है क्योंकि बेस पे ये जो बेसेस हैं एक दूसरे के ऊपर स्टैक फॉर्मेशन कर रहे हैं, सिक्का जैसे एक के ऊपर दूसरा रखा होता है गड्डी. एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स दैट होल्ड द बेसेस टुगेदर, तो ये स्टैक बना रहे हैं, साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से इसको स्टेबिलिटी मिल रही है. द प्रपोजिशन of a double helix structure for DNA and its simplicity in explaining the genetic implication become revolutionary. और इसका जो इन्होंने प्रपोजिशन दिया था कि ये डबल स्ट्रैंडेड DNA है और इसके ये सेलिएंट फीचर हैं, वो अपने आप में एक रिवोल्यूशनरी स्टेप था जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इम्प्लीकेशन करने में, जो हमें जानकारी मिली उसको अप्लाई करने में. इन अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल एडिनिन इज 30%. डबल स्ट्रैंड डीएनए मॉलिक्यूल का आपने एनालिसिस किया, एडिनिन 30% है. तो अब आप उसमें बताइए एडिनिन 30% है अगर, तो ग्वानिन कितना होगा, साइटोसिन कितना होगा, थाइमिन कितना होगा. एडिनिन और थाइमिन अभी हम लोगों ने बात करी इक्विमोलर होते हैं, ये भी 30% होगा. टोटल इनॉल कंटेंट 100% है, उसमें से 60% निकल गया. एडिनिन थाइमिन 60% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 40% बचा. 40% में आपके साइटोसिन और ग्वानिन है, और हम लोग पहले ही कह चुके हैं कि साइटोसिन और ग्वानिन इक्विमोलर होंगे. इसका मतलब है 20% साइटोसिन और 20% ग्वानिन होगा. तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ग्वानिन. ये हमारा बी आंसर है. आगे बढ़ता हूँ. अभी इन अ डबल स्ट्रैंड डीएनए ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिज्म ग्वानिन कंसिस्ट ऑफ 20%. वही वाला क्वेश्चन एक तरह से फिर से आपसे पूछा गया है. इन अदर वर्ड्स ग्वानिन इस बार आपको बता दिया गया है 20% है. इट मीन्स साइटोसिन कितना है? 20% है. इट मीन्स जो हमारे साइटोसिन और ग्वानिन हैं ये मिला के 40% है, तो रेस्ट ऑफ द अमाउंट जो है 60% रेस्ट बचा, वो एडिनिन और थाइमिन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. और एडिनिन और थाइमिन इक्विमोलर होंगे, इसका मतलब है 30% एडिनिन और 30% थाइमिन. तो आपसे पूछा गया एडिनिन, आप 30% को टिक कर दीजिए. आगे बढ़िए. If a percentage of cytosine is 18% in a sample, then what would be the percent of adenine? तो 18 + 18 कर दीजिए. 18% आपका साइटोसिन, 18% आपका ग्वानिन, 36% हो गया आपका CG. तो आपका बचा 64%. वो बना रहा है मिलके कौन? एडिनिन थाइमिन. इसका मतलब है 32% एडिनिन है और 32% थाइमिन है. ए को टिक कर दीजिए. So that finishes with your Chargaff rule or salient feature of double strand DNA. In the next lecture we are going to discuss central dogma. Central dogma को डिस्कस करता हूँ. अगर आप यहाँ तक आ गए हैं मेरे वीडियो पे बने अभी तक आप भागे नहीं हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए. मिलता हूँ ब्रेक के बाद. टिल देन गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे. थैंक यू.